नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और मेरे साथ मेरे सहयोगी नागेंद्र भाटी जी हैं। आज हम उस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिस मुद्दे ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में हलचल मचा दी है, जिस मुद्दे ने चंपत राय के खिलाफ एफआईआर की मांग की है और जिस मुद्दे की वजह से आरोपियों के घर पर बुलडोजर एक्शन की भी तैयारी है। आज इसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो नागेंद्र जी ये समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से सरकार ने बुलडोज़र एक्शन को ये समझ सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना लिया है कि अगर कोई भी आरोपी होगा बख्शा तो नहीं जाएगा, लेकिन उसके घर पर भी बुलडोज़र चलेगा। तो इसे सरकार पर दबाव समझा जाए या फिर अपनी वाहवाही बनाने की कोशिश है सरकार की तरफ से? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की सरकार है और ये ट्रेंड तब से ही देखा गया है कि जो आरोपी होते हैं उनके घरों पर बुलडोजर एक्शन किया जाता है। और अब तो ये इतना ट्रेंड में आ गया है कि कहीं भी बीजेपी की सरकारें बनती हैं तो वहाँ जनता यही मांग करती है। और आप उत्तर प्रदेश में भी देखिए, जब विधानसभा सदन से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि वो जो माफिया हैं उन्हें मिट्टी में मिला देंगे, तो उनका कहने का इसमें मकसद और तर्क यही था कि वो बुलडोज कर दिए जाएंगे और वैसा हुआ भी। अब हम सीधा चलते हैं राम मंदिर पर। आप देखिए कि राम मंदिर जब बना है उसके पीछे हजारों साल का संघर्ष है, लाखों लोगों का बलिदान है। उन लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी कम से कम इन चंदा चोर जो, या ये कहें कि ये चिंदी चोर जो हैं, इनके लिए तो नहीं दी होगी। ये सिर्फ दान पेटियों की चोरी नहीं है, ये विश्वास और आस्था की चोरी भी है। और वही सब कुछ विपक्ष भी कह रहा है। चाहे जो विपक्ष के ज्यादातर नेता हैं उस वक्त वो विरोध कर रहे हो राम मंदिर के बनने का, उस वक्त चाहे वो कह रहे हो कि यहाँ कॉलेज होने चाहिए, अस्पताल होने चाहिए, लेकिन आज उनकी आस्था को भी ठेस पहुंची है और वो भी यही सब कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि जब से ये मामला खुला है उसके बाद से लगातार केंद्र में हैं चंपत राय, जो कि ट्रस्ट के महासचिव भी हैं, और उन्होंने इस्तीफा भी, जब ये मामला तूल पकड़ा तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया है। अब आप देखिए कि इसमें अभी भी हाल में भी उनसे 2 घंटे लगातार एसआईटी की पूछताछ हुई है। उसमें जो भी उनकी क्वेरी थी वो सब उसमें किया गया है एसआईटी की तरफ से। लेकिन अब चंपत राय के इस्तीफे के बाद उन पर एफआईआर की मांग भी जोर पकड़ती हुई दिखाई दे रही है। और जब लगातार दबाव बन रहा है, और हाँ, इसमें हम ये भी कहते चलें कि अब एसआईटी को 15 दिन का और टाइम मिल गया है, यानी अब 15 जुलाई को उन्हें अपनी फाइनल रिपोर्ट देनी होगी। शुरू में कहा जा रहा था कि कोई चंदा चोरी नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, ये विपक्ष ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहा है, ये सब कर रहा है। लेकिन अब आप देखिए कि 80 लाख रुपए तक की रिकवरी भी हो चुकी है, और मात्र इन 8 लोगों से जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो यदि जैसा विपक्ष कह रहा है या लोगों को अंदेशा है कि ये एक बड़ी चेन हो सकती है, तो यदि वैसा होता तो फिर तो ये, और आप अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा ये सब खेल हो रहा होगा। दूसरा, इसमें एक अविनाश शुक्ला जो है, उनके पास सबसे ज्यादा 20 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। उनके भाई की एक रील इन दिनों बड़ी वायरल हो रही है, वो 2025 के अगस्त की है। उसमें वो नोटों के बंडल के साथ रील बना रहे हैं। अब आप देखिए कि जो मात्र वहाँ पे गणना करते हैं, जो चंदा आता है, उनके पास इतना पैसा है। और अब जो रिकवरी की बात की जा रही है, लोग पूछ रहे हैं कि भाई रिकवरी होगी कैसे, क्योंकि ये तो चंदा है, इसमें हम ये तो नहीं कह सकते कि ये फिक्स है कि भाई हर महीने इतने करोड़ आता है या जो भी है। तो इसमें होता क्या है कि गैंगस्टर एक्ट के अंदर ये होता था कि जिन पर ये कार्रवाई होती थी, और अभी यहाँ भी पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है कि जो आरोपी हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। तो उसमें क्या होता था कि जो अवैध तरीके से या अपराध से जो पैसा कमाया है, जो संपत्ति अर्जित की है, उसकी रिकवरी
रिकवरी होती थी। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि अभी गैंगस्टर एक्ट लगेगा या नहीं, वो उसके लिए सिर्फ पुलिस की तरफ से तैयारी की जा रही है, लेकिन बीएनएस की धारा 107 में भी ये प्रावधान है कि अपराध या इस तरह से अवैध तरीके से जो संपत्ति या धन अर्जित किया है उसकी रिकवरी हो सकती है। और आप देखिए कि जितने भी ये आरोपी हैं, इनके पास से ना सिर्फ नकदी इतनी जब्त की गई है, बल्कि पिछले 1.5 से 2 साल के अंदर इन लोगों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। तो वो सब यही माना जा रहा है कि पहले से ही ये चंदा चोरी का जो खेल है वो चल रहा था और उससे लोग ये अपनी संपत्ति अर्जित कर रहे थे। तो जब बुलडोज होना शुरू होगा तो ये होगा। और देखिए, इसमें लव कुश मिश्रा करके भी एक आरोपी हैं, उनके घर पर बुलडोजर एक्शन की पूरी तैयारी प्रशासन की तरफ से हो चुकी है। कभी भी ये खबर आ सकती है कि उनके घर को बुलडोज कर दिया गया है। लेकिन देखिए, दो बातें इसमें अहम ये समझने वाली हैं कि गोपाल राव का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। गोपाल राव के खिलाफ कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में गोपाल राव, लेकिन किसी एक व्यक्ति पर ठीकरा फोड़ देना और अपने कंधे से पूरी जिम्मेदारी झाड़ देना, तो ये क्या सही है? और दूसरी बात ये कि बुलडोज़र एक्शन की जो तैयारी है, इससे आरोपियों में तो जाहिर है कि डर पैदा होगा, लेकिन कानूनी रूप से क्या ये प्रक्रिया ठीक है? बिल्कुल नहीं। और मुझे लगता है कि जब अपने पर आती है तो कोई भी इसका समर्थन नहीं करेगा। देखिए, ये जब उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था बुलडोजर एक्शन, उस वक्त सबसे ज़्यादा जिन माफियाओं पर ये एक्शन किया गया था वो सब मुस्लिम थे। अब बीजेपी की आइडियोलॉजी जो है वो मुस्लिम विरोधी मानी जाती है, तो उस वक्त वो लोग बहुत खुश हुए थे जिनकी सोच कट्टर है। और धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता रहा। उसके बाद जब लगातार माफियाओं के खिलाफ ये एक्शन होता रहा तो उसमें हिंदू भी आए, और जब हिंदुओं के घर ये बुलडोजर चले तो उसमें जातियों में बंटवारा होने लगा कि योगी जी ठाकुर जाति से आते हैं तो उनके यहाँ पर नहीं हो रहा, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी है। तो ये सब आप देखिए कि एक मूवी आई थी गंगाजल, उसमें यही सिस्टम था कि जो अपराधी है उसकी आंखों में तेजाब डाल दो, आंखें फोड़ दो। तो उसमें जो कैरेक्टर था अजय देवगन का, वो उसके खिलाफ था और वो यही कहते थे कि ये कानूनी नहीं है। तो जो लोग आज संविधान को मानते हैं उनका भी यही कहना है कि फिर कोर्ट कचहरी किस लिए है? यदि फैसला सरकार को लेना है, यदि फैसला प्रशासन को लेना है, तो फिर कोर्ट कचहरी किस लिए है? तो बुलडोजर एक्शन का मुझे नहीं लगता कि राजनीतिक या सामाजिक रूप पे कोई इसका समर्थन करेगा। लेकिन देखिए, यूपी में तो चल रहा है और सीएम को बुलडोजर बाबा भी कहते हैं। बुलडोज़र बाबा तो कहते हैं, ये तो ठीक है, और इसी दम पे दोबारा से वापस भी आए थे यूपी में योगी महाराज। लेकिन एक बात तो देखिए कि जो सपा आज तक कहती थी बुलडोज़र की कार्रवाई को असंवैधानिक बताती थी, आज वही समाजवादी पार्टी कह रही है कि आप आरोपियों के घर पर बुलडोज़र क्यों नहीं चल रहा है, यानी कि इसे कहते हैं कि बीजेपी को उसी के हथियार से घेरना। बिल्कुल। आप देखिए, ये जो हमने अभी चर्चा की थी उसमें यही था कि जब तक मुसलमानों के घर हो रहा था तब तक जो कट्टर सोच के लोग हैं उनको ये सब सही लग रहा था, लेकिन जब बुलडोजर का रुख दूसरी तरफ हुआ तो उसमें जातिवाद ढूंढ लिया गया। और अब जो अखिलेश यादव या उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं वो इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें सभी हिंदू हैं तो उनके यहां भी बुलडोजर चलना चाहिए। अब उसमें जाति क्या है, जब वो बुलडोजर घूमेगा तो पता चल जाएगा कि भाई यादव के घर नहीं चला या मिश्रा के घर नहीं चला या किसके यहां पर चलना चाहिए था, ये नहीं हुआ। लेकिन आप देखिए कि जो लोग बुलडोजर एक्शन का विरोध करते थे आज वो उसकी मांग इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि बीजेपी को उसी के फॉर्मूले से घेरा जा सके। सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, जो बीजेपी अभी तक खुद को राम रक्षक बताती थी और आस्था की बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो लोग आखिर राम मंदिर की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि राम मंदिर में जो चढ़ावा आ रहा था तो ये इसी आस्था के साथ आ रहा था और इसी भरोसे के साथ आ रहा था कि भाई बीजेपी की सरकार आई है तब जाके राम मंदिर का निर्माण हो पाया है, तब जाके रामलला विराजित हुए हैं राम मंदिर के भीतर। तो उसी आस्था का जो भरोसा था वो बीजेपी कायम नहीं कर पाई और इसका आगामी परिणाम क्या हो सकता है?
देखिए, बिल्कुल जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि जिन लोगों ने कुर्बानी और बलिदान दिया है हजारों साल के संघर्ष में, उन्होंने वो कुर्बानी इन चिंदी चोरों के लिए नहीं दी होगी जो चंदा चोरी कर रहे हैं। उन्होंने अपनी आस्था और विश्वास के चलते हुए वो बलिदान दिया। दूसरी बात बीजेपी की आती है। देखिए, जब राम मंदिर बनाने का श्रेय वो लेते हैं, अब विपक्ष कहता है कि ये तो कोर्ट ने फैसला लिया, लेकिन जब उसको बनाने का श्रेय बीजेपी लेती है, तो अब जब वहां लोगों की आस्था की चोरी हो रही है तो उससे वो अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते। और जहां तक ट्रस्ट की बात है, तो ट्रस्ट की भी अभी 6 जुलाई को बैठक होनी है। उसमें इस बात पर फैसला होगा कि अनिल मिश्रा और चंपत राय ने जो इस्तीफा दिया है वो स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए, और आगे क्या क्या इसमें कदम उठाने हैं। तो देखिए, बीजेपी इससे अलग नहीं हो सकती है। जब वो मंदिर बनाने के लिए वोट के लिए लोगों के बीच में गए, उन्होंने कहा कि जो इतने सालों से नहीं हो रहा था वो हमने करके दिखाया। तो अब जब वहाँ चंदा चोरी का मामला आया है तो उसके लिए भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और सरकार के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह का सख्त रुख दिखाया है, उससे लग भी रहा है कि वो डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन अब आप देखिए कि 2027 दूर नहीं है, विधानसभा चुनाव होने हैं और ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। 2019 का चुनाव आपको याद होगा, लोकसभा का, उसमें पीएम मोदी ने अपने आप को चौकीदार कहा था और राफेल का मुद्दा भी उन दिनों चल रहा था। विपक्ष और कांग्रेस ने चौकीदार ही चोर है का नारा दिया था। तो अब वैसा ही लग रहा है कि उस वक्त चौकीदार चोर था या नहीं, लेकिन राम मंदिर में जिन्हें चौकीदार बनाया गया वो सारे चोर हैं। तो जांच चल रही है, धीरे धीरे आगे साफ होगा, सारी चीजें होंगी। बुलडोजर एक्शन की मांग भी की जा रही है और तैयारी भी की जा रही है। दूसरी तरफ चाहे वो चंपत राय हैं या जिन लोगों के अभी तक नाम आए हैं, सब पर एसआईटी की कार्रवाई हो रही है। लेकिन विपक्ष के कई लोगों की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि पीएमओ सीधी तरह से कनेक्ट है इसमें। तो सिर्फ जो परिंदे हैं उनको पकड़ा जा रहा है, जो बड़े बाज हैं उनको बचाने के लिए। अब वो बड़े बाज कौन हैं, क्या एसआईटी की जांच वहां तक भी पहुंचेगी, ये एक बड़ा और अहम सवाल है। देखिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि बड़े बाज को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो बड़े बाज फिलहाल तो मुश्किल ही है, क्योंकि 2027 का चुनाव बेहद नज़दीक, अब तो साल भर का भी समय नहीं बचा है। तो ऐसे में अगर बहुत ही बड़ी बात होगी कि इनमें से किसी एक का भी नाम खुलकर सामने आ जाए। भले ही चंपत राय का नाम सामने है, लेकिन उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई, लेकिन उनसे भी बड़े जो ऊपर बैठे हैं उनके खिलाफ एक्शन तो दूर, उनका नाम भी खुलकर सामने आना बड़ी बात। देखिए अंजलि, मैं यहां स्पष्ट तौर से कह दूं कि बड़ा बाज कोई ना कोई तो है, और जो भी वो है वो बहुत प्रभावशाली है। आप देखिए कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं ब्रजभूषण सिंह, वो कह रहे हैं कि मैं नाम ले दूंगा तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, भूचाल आ जाएगा। पर्ची निकालकर फेमस हुए बागेश्वर बाबा ये कह रहे हैं कि यदि मैंने नाम ले दिया तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई, जो विपक्ष कह रहा है, कोई ना कोई बड़ा बाज तो है। अब नाम लेने में सबको दिक्कत हो रही है, लेकिन पीएमओ सब कर रहे हैं कि वहीं से कुछ ना कुछ है। नृपेंद्र मिश्र की यदि बात करें तो वो पीएम मोदी के बहुत चहेते हैं और सारी बागडोर उनके हाथ में यहां दी गई है। उन तक भी नाम नहीं पहुंच रहा है चंदा चोरी के लिए। और जब ये मुद्दा उठ रहा था उस वक्त वो इन सब सवालों से बचते हुए भाग रहे थे। तो आप देखिए कि जो लोग हैं, देखिए दुख सबको है, जो चंदा चोरी हुई है उसका दुख सबको है, चाहे वो पक्ष में है या विपक्ष में है। लेकिन क्या वजह है कि सब बच रहे हैं कि आखिर वो बड़ा बाज कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि एसआईटी की जांच बिठा दी भी गई है और वो लगातार अपना काम भी कर रहे हैं, लेकिन क्या एसआईटी के हाथ उस बाज की गिरबान तक पहुंचेंगे, ये फिर मैं कह रहा हूं बार बार, ये बड़ा सवाल है।
लेकिन अब देखिए, जांच का तो सारा विषय बना हुआ है। अब फिलहाल जांच की आंच उन तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और मेरे ख्याल से तो ये आंच नहीं पहुंचने वाली है, जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे हैं इस मामले पे। और अब सबसे बड़ी बात तो देखिए कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले में अपनी राजनीति बुनाने में ये लगी हुई है कि हमने इस पूरे मामले में मेहनत की है और हमारी ही मेहनत का नतीजा है, हम इस मामले को उठाते रहे और तब जाके पीएमओ की ओर से जांच के आदेश आते हैं। अब इस मामले में एक बात ये समझिए कि सीएम योगी आदित्यनाथ बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब अपने को बचा रहे हैं। जो ऊपर से बैठे हुए हैं, संगठन के बड़े नाम जो छिप रहे हैं, वो भी अपने आप को बचा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ आगे क्या करने वाले हैं, इस पर भी सभी की नजरें हैं। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये है कि सीएम योगी फंस रहे हैं या उन्हें फंसाया जा रहा है, क्योंकि ये भी एक चर्चा अंदर खाने हो रही है कि 2029 में यानी पीएम की कुर्सी तक की मांग सिर्फ यूपी के लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि ज्यादातर राज्यों में ये डिमांड होने लगी है। देखिए, सबसे पहले तो जहां बीजेपी की सरकार बनती है, वो सब कहते हैं कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। अब जितना पॉपुलर वो हो रहे हैं, पीएम तक भी उनका नाम जा रहा है कि मोदी के बाद कौन का जो सवाल है उसका जवाब योगी है। तो हो सकता है इसलिए भी इलाज उनका किया जा रहा हो। तो जो आप कह रहे हैं कि वो फंसे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि उन्हें फंसाया जा रहा है। लेकिन योगी भी सियासी दांवपेच में माहिर हैं और वो अच्छे से इससे निकल जाएंगे। देखिए, जिस तरह से एसआईटी जांच के आदेश दिए और उसमें गिरफ्तारी भी तुरंत हुई है। लेकिन एक सबसे बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि जब कभी भी कोई चर्चा होती है और भारत की एकता, अखंडता, खासतौर से झंडे को लेकर जब बात होती है, आज़ादी की लड़ाई की और उसमें योगदान की बात होती है, तो विपक्ष के लोग अक्सर बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, कटाक्ष करते हैं कि आपका आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, बल्कि आप तो अंग्रेजों से मिले हुए थे। अब वैसा ही कुछ इधर होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो उस वक्त असहज हो जाते थे बीजेपी या आरएसएस के नेता, वो अब जब चंदा चोरी का मामला आया है ये राम मंदिर में, तो सेम वैसे ही जवाब अब वो विपक्ष से कर रहे हैं कि भाई आप सब लोग तो राम मंदिर के खिलाफ थे, आप तो कहते थे कि राम भगवान है ही नहीं, और अब आपको सबसे ज्यादा टेंशन इसकी हो रही है कि मंदिर में ये चंदा चोरी क्यों हुई है। तो आप देखिए कि जैसा पहले बीजेपी के लिए कहा जाता था, अब वही बीजेपी विपक्ष के लिए कर रही है। तो ये एक अलग तरह का पॉइंट यहां पर दिखाई दे रहा है कि जहां आजादी की लड़ाई में बीजेपी पर सवाल उठते थे और तब उनकी जो स्थिति होती थी, वैसी ही अब पूरे विपक्ष की है, जो कोर्ट से जीतने के बाद भी ये कहते थे कि राम मंदिर नहीं होना चाहिए, यह उससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा, किसी को कोई रोजगार नहीं मिलेगा, इसकी जगह बड़े कॉलेज और हॉस्पिटल होने चाहिए। तो अब विपक्ष उसी स्थिति में दिखाई दे रहा है जैसा कि आजादी के नाम पर बीजेपी और आरएसएस के लोग हो जाते हैं। अब देखिए, एक बात और मैं इसमें एक टॉपिक और जोड़ना चाहूँगी। अजय राय की गिरफ्तारी कर ली गई, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो पहुंचते हैं अपने डेलीगेशन के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, होटल में रुके होते, पहले तो उन्हें नज़रबंद किया जाता है। वो इस बात को सोशल मीडिया एक्स पर उठाते भी हैं, वो कहते हैं तानाशाही है। फिर उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। तो इस पूरे प्रकरण से आखिर क्या समझा जाए? ये तो सीधे सीधे तौर पर यही समझेंगे कि भाई राम तो वैसे भी किसी की बपौती नहीं है, ना तो गांधी जी हैं, ना ही तो राम है। राम भी सबके हैं, गांधी जी भी सभी के हैं। तो ये जो चीज़ ठीक करने की कोशिश की जा रही है अगर विपक्षी दलों की ओर से, उसे भी वहीं के वहीं रोक दिया जा रहा है, हाईजैक किया जा रहा है, इसे कह सकते हैं। देखिए अंजलि, आपने कहा राम भी सबके हैं, गांधी भी सबके हैं, लेकिन एक छिपी ही सच्चाई इसमें यह भी है कि राम भी सबको नहीं चाहिए और गांधी भी सबको नहीं चाहिए। और ये समय समय पर हम देखते रहते हैं। जब राम मंदिर बन रहा था तो सवाल उठाए जा रहे थे, आज उन्हें राम चाहिए, तब उन्हें राम नहीं चाहिए थे। उसी तरह से गांधी जी को लेकर भी ये सब होता रहता है। तो जो लोग आज डेलीगेशन लेके जा रहे हैं राम मंदिर में, कभी उन्हें राम मंदिर बने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था। तो इसलिए ये सब जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी सही है कि जो हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, जो गिरफ्तारी हो रही हैं, ये सब बीजेपी ने भी कांग्रेस सरकारों से ही सीखा है। आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार होती थी, उस वक्त
इस तरह से हाउस अरेस्ट किया जाता था विपक्ष के नेताओं को, और अब जब बीजेपी की सरकार है तो वैसा ही वो अब जो मौजूदा विपक्ष है उसके साथ कर रहे हैं। लेकिन इस पर जब तानाशाही नाम दे देना ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप उस समय पर सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी हुआ हो उसके खिलाफ बोल सके, ताकि बीजेपी आपको ये ना आने वाले वक्त में कह सके कि आपने तो दर्शन किए ही नहीं, फिर आप किस आधार पर बोल रहे हैं। जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद से अब तक बहुत समय था, 2024 में हुई थी प्राण प्रतिष्ठा, अब 2 साल बीत चुके हैं। 2 साल के भीतर आपके पास जाने का वक्त है, तब नहीं था जब चंदा चढ़ावा चोरी इन सब में नाम कई सामने आए और आप आरोप लगा सके, तब आपको राम याद आए। देखिए, राजनीति या सियासत कहें, इसका एक सबसे बड़ा अच्छा गुण ये है कि यहाँ निश्चित कुछ नहीं है और असंभव जो है वो भी कुछ नहीं है। अनिश्चितता और संभावनाओं का क्षेत्र है सियासत। आप देखिए कि अभी केजरीवाल भी वहीं जाके, अयोध्या जाके वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जबकि वो भी राम मंदिर बनने के विरोधी थे। उनकी चंपत राय के साथ फोटो भी है। हाँ हाँ, ये सब कुछ हो रहा है। और जहाँ तक देखिए चंपत राय को लेकर एक पॉइंट और है जो पूरी जांच में वो बार बार कह रहे हैं कि वो अयोध्या से कलंक लेकर वापस नहीं जाएंगे। यानी वो अभी भी पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि चोरी तो हुई है और उनके करीबियों ने ही की है। अब वो एसआईटी से भी कह रहे हैं कि भाई मुझे इतना नहीं पता कि यहाँ इतना सब कुछ हो रहा था। अब उन्हें विश्वास उन पर इतना ज़्यादा था या फिर वो मिले हुए हैं, वो तो जांच में आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह की बातें वो कह रहे हैं कि वो कलंक के साथ अयोध्या से वापस नहीं जाएंगे, उससे फिलहाल एक मैसेज वो लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं कि चंपत राय बिना जांच में पाक साफ हुए चंपत होने वाले नहीं हैं अयोध्या से। फिलहाल तो, क्योंकि अब चाहे वो डॉक्टर अनिल मिश्रा हो या फिर चंपत राय हो। अच्छा, अभी मैंने देखा था हाल ही में कि वहाँ जो राम मंदिर में जो कर्मचारी थे उन्हें भी इस सब में संलिप्त किया जाता था, और उन कर्मचारियों का भी सीधा आरोप चंपत राय पे नहीं है। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो जिम्मेदार हैं, मुख्य जो किरदार हैं, वो डॉक्टर अनिल मिश्रा हैं और बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। यानी कि कर्मचारियों को भी क्या कहीं से बोला गया है कि चंपत राय का नाम खुलकर ना सामने आए? नहीं, देखिए, जिन कर्मचारियों की वहाँ पे भर्ती हुई है इस कैश को गणना करने के लिए, उनमें 60% इन्हीं अनिल मिश्रा की सिफारिश से आए हुए लोग हैं। तो इसलिए भी अब क्योंकि अरेस्ट भी वही लोग हुए हैं, तो इसलिए जब पुलिस का डंडा पड़ रहा है तो वो अनिल मिश्रा का नाम ले रहे हैं, चंपत राय का नाम नहीं ले रहे हैं। और चंपत राय को लेकर हमारी कई साधु संत, महामंडलेश्वर, इनसे भी बात हुई है, तो उनका भी यही कहना है कि पूरे संघर्ष में वो शुरू से साथ रहे हैं, उन पर विश्वास नहीं है कि वो ऐसा कर सकते हैं। बाकी देखिए, हो कुछ भी सकता है, लेकिन हम क्लीन चिट देने वाले किसी को कुछ नहीं है। लेकिन जैसी वो खुद बात कर रहे हैं, जैसा उन्हें जानने वाले लोग भी कह रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि चंपत राय ने चोरी की होगी या इसमें संलिप्त वो रहे होंगे। लेकिन आप ये देखिए कि सीसीटीवी को धोखा देने के लिए क्या क्या ट्रिक ये लोग करते थे। 80 से ज़्यादा जो कैश की गणना करते थे उनसे पूछताछ हुई है और 50 से ज़्यादा लोगों ने ऐसे जवाब दिए हैं जिसमें कि एसआईटी को भी एक तरह से सरप्राइज मिला है कि इस तरह से भी हो सकता है। लोग जो सीसीटीवी कैमरा है उसकी तरफ घेरा बना के खड़े हो जाते थे जिस वक्त ये सब कुछ करना होता था। उसके बाद उसे टॉयलेट में छिपाया जाता था, फिर मौका देख के इधर उधर किया जाता था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ईमानदारी के साथ चीज़ें सामने आनी चाहिए, क्योंकि आज देश की आस्था को और प्रभु राम में विश्वास को सबसे बड़ी चोट इस सब चीज़ से लगी है। इसमें यह नहीं देखा जाना चाहिए कि किसी ने लाख रुपए का डोनेशन दिया या किसी ने 1 रुपए का दिया। जिसने दिया अपनी पूरी आस्था के साथ दिया और उसका वो 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, वो चोरी हुआ है, ये स्पष्ट है। एक आखिरी चीज़, क्योंकि अब 2027 का इलेक्शन बेहद नज़दीक है। फिलहाल तो अयोध्या से सपा जीती थी सांसद के तौर पर, लेकिन अब इससे क्या समझा जाए कि आने वाले समय में ये एक कह सकते हैं कि नैरेटिव तैयार हो चुका है बीजेपी के खिलाफ कि आगे समाजवादी पार्टी को एक बल मिल सके,
क्योंकि अब लहर तो चाहे कुछ भी कह ले, बुलडोजर एक्शन चाहे हो जाए, लेकिन बावजूद इसके अब जो बन चुका है उसके खिलाफ तो अब नहीं जनता जा सकती है। देखिए, जब राम मंदिर बना हर तरह की लहर थी, पूरा बीजेपी की तरह से ये प्रचार भी चुनाव में किया जा रहा था कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया है। उस लहर में भी बीजेपी अयोध्या हार गई थी। और अब जब चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं तो कहीं पूरा यूपी ना हार जाए, क्योंकि आप देखिए कि जब से चंदा चोरी का मामला आया है तब से जो एक योगी जी ने लगातार माहौल बना रखा था पूरे प्रदेश के अंदर, सवाल उठ रहे हैं। और जब ये सवाल उठते हैं तो सिर्फ मंदिर प्रशासन पर या ट्रस्ट पर नहीं उठेंगे, ये सवाल सरकार पर भी उठते हैं। और यदि स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हुई तो इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में उठाना पड़ सकता है। अब उसका फायदा किसको होता है ये हम अभी नहीं कह सकते। इसे ये नहीं कह सकते कि सारे किए कराए पर पानी फिर गया है। अभी तक जो माफियाओं के खिलाफ एक्शन हुआ, माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात योगी ने कही, वो हुआ भी, हमने देखा भी। और उनकी चाहे वो जो कब्जा की गई ज़मीनें थी उस पर आवास बनवाए गए, वो भी हमने होते हुए देखा। राम मंदिर का निर्माण भी होते हुए हमने देखा। यानी कि एनकाउंटर भी लगातार अपराधियों के खिलाफ और ज़ीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई। तो किए कराए पे सारा पानी फिर गया एक ही बार। बिल्कुल, देखिए, इन लगभग अब तो 9 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया है योगी जी के शासन में। उत्तर प्रदेश और प्रदेश की जनता ने वो सब कुछ देखा है जो पहले नहीं हुआ। जो माफिया थे उनको सही में मिट्टी में मिलाया गया, उनकी जो अर्जित संपत्ति थी उस पर गरीबों के लिए घर बनाए गए, उन्हें अलॉट भी किए गए, पहले कभी नहीं देखा गया था इस तरह से। और राम मंदिर बना, ये भी इसके लिए संघर्ष होता रहा। और राम मंदिर में चोरी हुई, ये भी उन्हीं के शासनकाल में हुआ है, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। तो अभी तक के उनके शासनकाल में बहुत कुछ अकल्पनीय हुआ है। लेकिन ये भी सही है कि पूरे किए किराए पे क्या पानी फेर दिया गया है। अब ये योगी जी को फंसाने के लिए हुआ है या योगी जी का नाम लगातार आगे जो किया जा रहा है वो बीजेपी के ही कुछ नेता कर रहे हैं, या फिर जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है वैसा ही है, ये भी देखिए धीरे धीरे अपने आप साफ हो जाएगा। लेकिन योगी जी के खिलाफ साजिश होती है, खासतौर से उनके ही संगठन की तरफ से, ये भी चर्चाएं आमतौर पर अब होने लगी हैं। चलिए, फिलहाल पूरी पिक्चर अब क्लियर हो जाएगी, उसमें ज़्यादा वक्त तो नहीं बचा हुआ है। लेकिन ये जो चर्चा हमने की है इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा ताकि हम आगे भी उस टॉपिक पर चर्चा कर सकें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।